और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में डायरेक्टर हूँ। तो हम लोगों की अलग कार्यशैली के नाते ही, अलग काम करने के तरीके के नाते ही वहाँ के लोगों ने, जिस गांव में 80 से 85% पिछड़ी और अनुसूचित जाति की आबादी हो, उसमें मैं भी प्रधान रहा, मेरी पत्नी 10 वर्षों तक लगातार प्रधान रही। तो निश्चित रूप से कोई अलग कुछ लगा होगा गांव के लोगों को, तभी तो बनाया। मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अपने गांव का। अब तो मेरे घर में ही कई 1 दर्जन से ज़्यादा लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 3-4 PhD हैं। तो अभी ये कहा मैं चौराहे पे तो नहीं ज़मीन लूँगा, लेकिन अपने गांव को ही अपने गांव पर ही चौराहा बना दूंगा या पक्की सड़क अपने गांव को ले जाऊंगा। और पूरे प्रदेश में भी 3-4-5 सीटें मिलने का कोई मतलब नहीं होता, वो पाए हैं और सबका सब फ्री ही देने वाले थे। बहुत अंतर नहीं रहा हमारा दिल्ली के MCD चुनाव में। तो ये चुनाव है, प्रजातंत्र है। लोगों ने अगर झूठे वादों पर MCD का चुनाव किसी को जिता दिया तो वो जाने, तो 5 साल वो जानेंगे। आज की सरकार ने हमारी, पहले सीमित लोगों के पास राशन कार्ड थे, आज हमारी सरकार ने 79.9% लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा करके सबको राशन की व्यवस्था किया कि जो नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती की एक नई पेशकश। हमारा एपिसोड है जीवन गाथा, जिसमें हम ऐसे लोगों से आपका परिचय रूबरू कराएंगे जो समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान हैं और अच्छा खासा उनका सम्मान है और किसी ना किसी पार्टी से वे जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ श्री जमुना चौबे जी हैं, जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं। आइए इनके बारे में कुछ इनसे ही जानते हैं, इनका कैसे शुरुआत हुआ आपका? मैं विद्यार्थी जीवन से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चे में रहा और विद्यार्थी जीवन से ही हम लोगों के मन में एक अलग काम करने की प्रवृत्ति आई। शुरू से ही मैं भारतीय जनसंघ जब था, जनसंघ के उसमें भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ के समय से ही हम लोग संघ से जुड़ गए थे और संघ से जुड़ने के बाद फिर धीरे धीरे आगे हुआ। 1977 का जनता पार्टी का जो चुनाव हुआ उसने एक नई क्रांति लाई और पूरे देश में एक अलग सरकार बनी कांग्रेस के विरोध में। उत्तर भारत के 4 प्रांतों में कांग्रेस का सफाया हुआ था। उसके पहले से ही हम लोग उससे जुड़ गए थे। हम लोग विद्यार्थी परिषद से, उसके नाते विद्यार्थी परिषद के बैनर पर छात्र संघ का चुनाव लड़े। छात्र संघ के में श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडीश्वर का छात्र संघ का महामंत्री रहा। उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गया और उसमें अयोध्या और अम्बेडकर नगर एक जनपद था। मैं अयोध्या जनपद में लगातार 7-8 वर्षों तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में, आज का जो अम्बेडकर नगर है उसमें 2 तहसीलें हुआ करती थी पहले, अकबरपुर और टांडा, इन दोनों तहसीलों का काम मैं ही युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में देखता रहा। बाद में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति में अयोध्या जनपद का जो तत्कालीन फैजाबाद जनपद था उसमें जिला मंत्री रहा। मैं अपने गांव का ग्राम प्रधान भी रहा हूं और जिला पंचायत सदस्य जब पहली बार जनता से चुनाव लड़ करके 1995 में जनता से जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो उसमें जिला पंचायत सदस्य जहांगीरगंज मध्य सीट से जीता था। पंचायत चुनाव में भी एक अलग हम लोगों का रहा। मैं जब प्रधान था तो प्रधान संघ का प्रदेश संगठन मंत्री था और उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो नया आरक्षण लाया उसमें पंचायतों में एक व्यवस्था दिया कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र पंचायत जहां वो निवासी है वहीं से चुनाव लड़ सकता है, जिला पंचायत जहां से निवासी है वहीं से लड़ सकता है। इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट से फिर ये हुआ कि क्षेत्र पंचायत सदस्य पूरे ब्लॉक में अपने किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, जिला पंचायत सदस्य पूरे जनपद में किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। इस तरह का शुरू से ही हम लोगों का रहा। फिर बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर अयोध्या में जिला मंत्री रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा और अम्बेडकर नगर जनपद बनने के बाद मैं यहाँ का जिले का उपाध्यक्ष रहा। पंचायत प्रकोष्ठ में विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है, किसान मोर्चा के विभिन्न पदों पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में एक बार मैं अम्बेडकर नगर का जिला संयोजक रहा। उस समय पूरे प्रदेश में संयोजक बनाए गए थे और दोबारा फिर मैं जिलाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के
अवध क्षेत्र नया संगठन बना, उस समय क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बने, उसका मैं क्षेत्रीय महामंत्री रहा। अवध क्षेत्र में इसमें 15 जिले आते हैं, तो उसका मैं क्षेत्रीय महामंत्री रहा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहा। और क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में मैं बहराइच जनपद का और फैजाबाद, तत्कालीन फैजाबाद और वर्तमान अयोध्या जनपद का जिले का प्रभारी रहा। मैं फैजाबाद लोकसभा का, उन्नाव बाराबंकी लोकसभा का और कई लोकसभाओं का प्रभारी रहा। अम्बेडकर नगर लोकसभा सहित तत्कालीन अकबरपुर लोकसभा का मैं कई बार संयोजक रहा हूँ। पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के सदस्यता अभियान का प्रदेश संयोजक रहा हूँ और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में डायरेक्टर हूँ। बाकी अब जो जानना चाहते हैं। और ऐसा सुना है कि आप युवा टाइम में आप पत्रकार का भी कुछ टाइम तक काम किया आपने, क्या है सही है कि? मैं मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हूँ और MA LLB हूँ। MA BEd मैंने BEd भी किया था। चंडेश्वर कॉलेज में शासन का महामंत्री रहा, तो मैं BEd ही करने गया था और BEd एक तत्काल एक कोई सी घटना हुई जिसके कारण मैं चुनाव लड़ गया। मैं तो वहाँ BEd करने गया था लेकिन चुनाव लड़ा और वहाँ का छात्र संघ का महामंत्री रहा। और मेरे छात्र संघ के महामंत्रित्व काल में वहाँ ऑन मेरिट एडमिशन शुरू हुआ BCAG में। BCAG में वहाँ के प्रबंधक की कृपा पर एडमिशन होते थे। हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और वहाँ ऑन मेरिट एडमिशन प्रारंभ कराने का श्रेय हम लोगों को जाता है। जो हमारा छात्र संघ था उसमें रहा और मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा था। मैं आज जो कभी वाराणसी का प्रमुख पत्र हुआ करता था और दैनिक जागरण बाद में पहले कानपुर से प्रकाशित होता था, फिर लखनऊ से प्रकाशित होने लगा। मैं उन दोनों के संवाददाता के रूप में मैंने काम किया है और अनेक वर्षों तक बूढ़नपुर, उसको मैंने बूढ़नपुर बनाया है अखबार जगत में। तहसील बाद में खुली, हम लोग पहले शुरू से ही पत्रकारिता से जुड़े थे। और उस समय इस बीच में हरौला से लेकर के कप्तानगंज, अरौला, अतरौलिया, जहांगीरगंज, राजसुल्तानपुर ये मिला करके सारा एक वहीं से बूढ़नपुर से अखबार आता था और मैं ही संवाददाता के रूप में काम करता था और मैंने एक अच्छे उसके रूप में काम किया है। और जो लोग उस समय के हैं उनसे आप जान भी सकते हैं कि हम लोगों के कार्यकाल में संवाददाताओं का एक अलग ही रहता था। आज तो जगह जगह जो अखबार बेचते हैं वो भी समाचार भेजने लगे हैं, उसमें ऐसा नहीं होता था। आप राजनीति से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, पहले की राजनीति और अब की जो राजनीति उसमें आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? देखो, समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं राजनीतिक लोग भी उसी से जुड़े हुए हैं। हम लोग विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आए और विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आने का एक अलग वो रहा, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य रहे हों, चाहे हम उसके पहले ग्राम प्रधान रहे हैं। आप मेरे गांव में जाकर के पता लगा सकते हो कि हम लोगों की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर रहा। जैसे हम लोगों का अभी वो है, हम लोग जिला पंचायत सदस्य रहे हैं तो उस कैसे कार्यकाल हम लोगों को था, किस तरह से हम लोग काम कराने की हम लोगों की शैली है वो अलग है। आज का राजनीतिक व्यक्ति दूसरी तरह से काम करता है, उसके बारे में हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आप किसी चैनल के लिए काम कर रहे हो तो मैं बहुत सारी बातें तो खुल के नहीं कर सकता आपसे, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। आज का जो अर्थ युग है उसकी तरफ लोग भागने लगे हैं। हम लोगों ने कभी अर्थ को प्रधानता ही नहीं दिया। हम लोगों को काम करने का अलग तरीका था और आज भी ये अभी पिछले वर्षों में भी मेरी गांव की मेरी पत्नी कई अनेक वर्षों तक प्रधान रही है। मैं उस गांव का निवासीदार हूँ, मैं उस गांव का मूल निवासी नहीं हूँ। मेरे बाबा वहाँ आए हैं, मेरे पिताजी का जन्म हुआ है। तो हम लोगों की अलग कार्य शैली के नाते ही, अलग काम करने के तरीके के नाते ही वहाँ के लोगों ने, जिस गाँव में 80 से 85% पिछड़ी और अनुसूचित जात की आबादी हो, उसमें मैं भी प्रधान रहा। मेरी पत्नी 10 वर्षों तक लगातार प्रधान रही। तो निश्चित रूप से कोई अलग कुछ लगा होगा गांव के लोगों को, तभी तो बनाया। ऐसा भी सुनने में आता था कि मतलब हमारे बाबा बताते थे कि जब आपका बचपन था, आपके पिताजी श्री थे, तो गांव के लोगों ने आपको काफ़ी परेशान भी किया था, ऐसा भी सुनने में कभी कभी आता है। देखो, गांव का आप जानते हो, किसी से पूछोगे, जो लोग किसी दूसरे गांव से आके बसते हैं तो निश्चित रूप से उस गांव के लोगों का एक अलग वो रहता है। और अगर उस गांव में आकर के कोई नया बसता है और थोड़ा विकास की तरफ जाता है तो सबकी निगाह उस तरफ जाती है। और मैंने पहले ही बता दिया कि मैं उस गांव का निवासीदार हूं, तो उस वहाँ का
कल्चर रहा, क्योंकि मेरे बाबा आए, मेरे पिताजी का जन्म यहाँ हुआ, तो हम लोग तो वहाँ थे। और हमारा गांव संजोग से शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा था। मैं अपने गांव का, जो वहाँ का निवासी होकर मैं पैदा हुआ वहाँ, मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अपने गांव का। अब तो मेरे घर में ही कई 1 दर्जन से ज़्यादा लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 3-4 PhD हैं। तो अब यह है कि अब शिक्षा का अभाव था, तो लेकिन अब मेरे गांव में बहुत बदलाव आया है, लोग समझने लगे। हम गांव में रहते थे तो लोग कहते थे कि पद्मपुर चौराहे पर या कहीं ऐसे मेन उस पर ज़मीन ले लीजिए, चौराहे पर आ जाइए। तो मैंने कहा मैं चौराहे पे तो नहीं ज़मीन लूँगा, लेकिन अपने गांव को ही चौराहा, अपने गांव पर ही चौराहा बना दूंगा या पक्की सड़क अपने गांव को ले जाऊंगा। तो हमने जो प्रयास किया, आज सड़कों के मामले में भी मेरा गांव चारों तरफ से, मेरे गांव जब भी आप जाओगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी दिशा से प्रवेश करोगे तो पक्की सड़क से ही प्रवेश करोगे, और ये मैंने अपने कार्यकाल में ही पूरा कराया है। आप भाजपा में एक बहुत अच्छे राजनीतिक पद पे हैं। आपको कभी बसपा या सपा से ऑफ़र तो आए होंगे कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, आपके साथ बहुत ज़्यादा जनता का भी सपोर्ट है और राजनीतिक अनुभव भी बहुत ज़्यादा आपके पास है, तो क्या कभी ऐसा ऑफ़र आया आपके पास कि आप मेरे पार्टी में शामिल हो जाइए? ऐसा कभी नहीं है। बसपा और सपा के लोग कई, उसमें मैं राजनीतिक रूप से किसी को अछूत नहीं मानता। मेरे सपा बसपा कांग्रेस सभी दलों में बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं कि मुझसे ये कह दे कि आप मेरे दल में आ जाइए। अब यहाँ पे जो नवसृजित रायसुल्तानपुर नगर पंचायत बनी है, चुनाव का माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी चल रहा है कि सभी लोग टिकट पाने के लिए व्याकुल हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। इसमें आप भाजपा के एक अच्छे पद पे रहते हुए आप कैसे उन लोगों का चुनाव करेंगे कि एक योग्य भाजपा के प्रत्याशी को टिकट मिले? भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक दल है, इसमें टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विभिन्न हमारे जैसा संगठन किसी राजनीतिक दल में नहीं है। हम बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव के माध्यम से हम अपना संगठन बनाते हैं, और हमारा एक सशक्त और सबल संगठन है। हम अपने संगठन के माध्यम से स्क्रीनिंग करके एक अच्छा प्रत्याशी लाएंगे, और नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जीतने की कुछ अलग रणनीति रहेगी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है चुनाव में लोग पैसे की लुभावना देते हैं, कुछ लोग ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग नशीले पदार्थों दारू वारू का भी लुभावना देते हैं कि भैया हम, ऐसा पहले कहा जाता था मुर्गा दारू पक्का और पूड़ी सब्जी कच्चा, और ऐसे सुनने में आता है। तो ऐसे क्या होते हैं कि पैसे दारू का लुभावना दे के लोग चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, तो इन सब से हट के निष्पक्ष चुनाव कैसे भाजपा कराएगी? देखो, ये चुनाव तो सिंबल पर होना है, और मैं तो यहीं आपके पड़ोस में हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं पंचायत से जुड़ा रहा हूँ, सहकारिता से भी जुड़ा रहा हूँ, और पंचायत चुनाव में भी मैं चाहे चुनाव लड़ा हूँ, चाहे मेरी पत्नी लड़ी हो, या मेरे गांव का आज भी कभी कोई व्यक्ति ये कल्पना ही नहीं करता कि वो हमसे शराब की या किसी उस तरह की ऐसी मांग कर सकता। मेरे सामने मेरे गांव का कोई अगर जो पीता होगा वो भी 2 लाइन हट के चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी कभी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने नगरों के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए, देश और प्रदेश के विकास के लिए इतने काम किए हैं। वो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बल पर हम चुनाव जीतेंगे। अभी आपने देखा जो चुनाव हुए हैं गुजरात में, हमारी लगातार 7वीं बार सरकार बनी है। मैं संजोग से गुजरात चुनाव प्रचार में 2.5 महीने रहा हूँ। गुजरात में राजकोट गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से है। अहमदाबाद के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण जिला है तो राजकोट माना जाता है। मैं उसी ज़िले से होके आया हूँ, और वहाँ की सब विधानसभाएं एक बड़े अंतर से बीजेपी जीती है। और वहाँ अनेक दल चुनाव लड़ने गए थे, कुछ ऐसे दल भी गए थे जो केवल लुभावने नारों पर ही गए थे कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री ही सबका वो लेके वादा गए थे। और उनके हमारे जनपद में जहाँ मैं चुनाव था वहाँ की जमानत जब्त हो गई उनकी, और पूरे प्रदेश में भी 3, 4, 5 सीटें मिलने का कोई मतलब नहीं होता, वो पाए हैं, और सबका सब फ्री ही देने वाले होते थे। तो हमारा प्रत्याशी जो होगा वो फ्री के नाम पर और शराब और इस तरह के वादे, उसके बाद चुनाव नहीं जीतेगा।
हमारा प्रत्याशी चुनाव अपने विकास हमारे जो प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने काम किया है उसके बल पर लड़ेगा और उसी दल पर बल जीतेगा। लेकिन क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संयोग से पंचायत चुनाव में भी हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष है और नगर पंचायतों में अगर हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो जो विकास कार्य हमारा प्रत्याशी करा लेगा वो कोई दूसरा नहीं करा सकता। ये मान करके सब लोग निश्चित रूप से नगर पंचायत में हमारे प्रत्याशी को एक बड़े अंतर से जिताएंगे, जिससे एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में हम राय सुल्तानपुर को स्थापित कर सके। ऐसी अपेक्षा है हम सबकी। अभी आपने बताया कि गुजरात में भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन एमसीडी का चुनाव भाजपा हार गई दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, हारने का कारण क्या होगा आपके हिसाब से? देखो, एमसीडी में भी हम अनेक वर्षों से सत्ता में थे और जहाँ झूठे वादों का जादू चल गया, जैसे विधानसभा में भी दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो वही वादे झूठे चल गए कि हम नगर महापालिका में भी ऐसे ऐसे काम करेंगे। उसके नाम पर हम थोड़ा पिछड़ गए। हम बहुत अंतर नहीं रहा हमारा दिल्ली के एमसीडी चुनाव में। तो ये चुनाव है, प्रजातंत्र है। लोगों ने अगर झूठे वादों पर एमसीडी का चुनाव किसी को जिता दिया तो वो जाने, तो 5 साल वो जानेंगे। हम तो कभी झूठा वादा करते नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं, और कहते ही नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। आप देख रहे हो कि आज गांव का गरीब हो, हमने गांव में कभी कल्पना थी कि क्या शौचालय बनेंगे? बड़े अच्छे अच्छे घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, हमने गांव में हर घर में शौचालय बनवाया। आज हमारा वादा है कि हम कोई भी ऐसा परिवार गांव में या नगर में नहीं बचेगा जो पक्के मकान में न रहता हो। कोई छप्पर में और कच्चे मकानों में नहीं रहेगा। हमने सारे लोगों के बैंक खाते खुलवाए, सबके घरों में गैस चूल्हा उपलब्ध कराया। आप जहाँ रहते हो, जिस नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, हम लोग बच्चे थे, पढ़ने जाते थे, तो बागों में एक बड़ी आबादी पत्ती बीनती मिलती थी। आज कोई पत्ती बीनता मिलता है क्या आपको? ये हमारी सरकार की देन है। बहुत सी सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे गाँव की महिलाएँ, हमारी बहनें, हमारी माताएँ जो सड़क पर जाके बैठती हैं शौच के लिए, वो कैसे उसका निराकरण किया जाए। हमारा एक प्रधानमंत्री हुआ, उसने सोचा और जिस तरह की व्यवस्था बनाई कि आज घर घर में शौचालय है, घर घर में गैस चूल्हा है, हर घर में गैस कनेक्शन, उसका बिजली का कनेक्शन है, हर व्यक्ति को पक्का मकान मिलने जा रहा है। तो विकास के कार्य ने सड़कों के इतना विस्तार किया है, हर घर को नल से पानी की योजना हमारी सरकार चला रही है। और निकट भविष्य में आप तो नगर पंचायत के वासी हो गए हो, बगल के लोग हैं जहाँ चुनाव होने जा रहा है। नगर पंचायतों में तो पानी की टंकी बनती थी, लेकिन गांव में पानी की टंकी नहीं बनती थी। हमारी सरकार हर घर को नल से जोड़ने जा रही है। तो इतने विकास कार्य हुए हैं, उस विकास कार्यों के बल पर हम इस चुनाव जीतेंगे। इस विधानसभा के जो विधायक जी हैं, त्रिभुवन दत्त जी, उनका आरोप है कि भाजपा या मोदी सरकार या योगी सरकार 2 किलो राशन 2000 रुपये पे जनता को बरगलाए हुए है कि उन्हें बेवकूफ़ बना के उनका वोट ले रही है। तो उस सरकार बरगलाती नहीं किसी को। अभी एक कोरोना काल बीता है। कोरोना काल में पूरे विश्व में वो कोरोना का संकट था, और पूरे विश्व में भारतवर्ष एक ऐसा देश था जिसने फ्री राशन दिया लोगों को कि हम किसी को भी मरने नहीं देंगे भूखों। हमारे बहुत से ऐसे परिवार के लोग थे जो विदेशों में बाहरों नौकरी करते थे, देश के विभिन्न अंचलों में। उनको घर तक लाने की व्यवस्था किया, उनको राशन दिया, उन्हें कुछ मानदेय उसके रूप में दिया कि 1000-2000 रुपये, 1500 रुपये करके, कि जिससे वो आते हैं तो घर आने पर उनको ये दिक्कत ना हो कि कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। ये हमने दिया है। हम कोई इसके नाम पर वोट नहीं मांगे। और जो लोग कहते होंगे 2000 रुपया, पूरे विश्व में कोई ऐसा संपन्न से संपन्न राष्ट्र भी नहीं है जो अपने यहाँ के किसानों को 2000 रुपये माने 6000 रुपये वार्षिक देता हो। विश्व का जो सबसे संपन्न राष्ट्र, मैं उसकी बात करता हूँ, वहाँ भी ये 6000 रुपये जो यहाँ किसानों को मिलता नहीं मिलता। जो 5 लाख की आयुष्मान योजना लागू किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, विश्व के अमेरिका और ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों में भी ये योजना नहीं है कि 5 लाख तक का फ्री इलाज हो सके। 5 रुपये भी कोई उधार नहीं पाता, और हमारी सरकार गरीबों को 5 लाख तक का फ्री इलाज दे रही है। तो हम तो काम करके दिखाते हैं। उनकी भी सरकार रही है, मैं किसी का नाम लेके कोई टिप्पणी नहीं करता,
लेकिन चूंकि आपने कह दिया तो मैं उस पर कर रहा हूँ। उनकी भी सरकार रही है। हमारी सरकार ने ही अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जब वो इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो सबसे पहले KCC जैसी योजना लागू किया, जिससे किसानों का उद्धार हुआ। किसान साहूकारों के आगे एक बोरी खाद के लिए हाथ फैलाता था, और उस KCC के योजना के माध्यम से किसानों का जिस तरह से विकास हुआ आप सब लोग जानते हो। सड़कों का जो जाल बिछाया अटल जी ने, वो आज पूरे देश में आप देख रहे हैं। अम्बेडकर नगर की भी कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जो चमचमाती नहीं हो। 4 लेन 6 लेन सड़कें बन रही हैं। जहाँ तक उनकी सरकार की बात थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने अंत्योदय योजना, अंत्योदय कार्ड और BPL कार्ड और अन्नपूर्णा कार्ड लागू किया था। उनकी जब सरकार थी, पूर्ण फुलफिल सरकार थी, उन्होंने 1 किलो राशन बढ़ाने का काम नहीं किया। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार को राशन के फ्री राशन दे करके लोगों को बरगला रही है, उन्होंने ये काम तो ये भी नहीं किया कि गरीब हैं तो उनको 1 किलो राशन बढ़ा दें। हमारी सरकार ने जो लागू किया था वही चलता रहा। आज की सरकार ने हमारी, पहले सीमित लोगों के पास राशन कार्ड थे, आज हमारी सरकार ने 79.9% लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा करके सबको राशन की व्यवस्था किया कि जो लोग छोटी आय के हैं, जिनके पास राशन नहीं है, उनको राशन मिले। तो हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे हम उसके आधार पर वोट मांगते रहे हों। हम तो लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी आवश्यकता है कि वो भूखों न मरने पाएँ, उनके लिए दिक्कत न हो, इस तरह तरह की व्यवस्थाएं लागू करके हमने काम किया है। ऐसा आरोप सरकार पे लगता रहता है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन, मतलब सारी चीज़ें प्राइवेट करती जा रही हैं, रोजगार की बहुत समस्या हो रही है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। इस पे आप लोगों का क्या प्लान है? हमारी सरकार से ज़्यादा किसी ने भी रोजगार नहीं दिया है। चाहे वो जिस क्षेत्र में देखेंगे, प्राइवेटाइजेशन का सरकार का कोई वो नहीं है। और जो प्राइवेट कारखाने चल रहे हैं उसमें लोग नौकरी करने जाते हैं, तो वहाँ भी हमारी सरकार उनको सुविधा दिला रही है तरह तरह से। और हमारी सरकार के ने जो काम किए हैं विकास के, वो किसी जात के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी वर्ग के लिए नहीं किया है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में लेकर के हमारी सरकार काम करती है। और हम हमेशा, आप किसी क्षेत्र में देखेंगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने रोजगार न दिए हों, और रोजगार दिया है। और जितनी पारदर्शिता से रोजगार दिया है, आप पिछले सरकारों का इतिहास देख लेंगे उठा करके, कैसे नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने समूहगाह की नौकरियों में आरक्षण इसमें साक्षात्कार समाप्त करके एक बड़ा काम किया। अब समूहगाह तक की नौकरियों में आप लड़का अगर पढ़ने में ठीक है, पास करता है, और रिटर्न पास करते ही उसको नौकरी मिल रही है। इतनी पारदर्शी कोई सरकार रही हो तो आप तुलना कर लो, बता दो कि हम जो टिप्पणी करते हैं इस तरह की, उन्होंने अपनी सरकार में कैसे नौकरियां दिया था। एक जाति वर्ग के लिए लिस्ट चली जाती थी, एक नेता विशेष की लिस्ट जाती थी। क्या भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी कोई लिस्ट की व्यवस्था है क्या? भारतीय जनता पार्टी में अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे, अच्छे हो, तो आपको नौकरी मिलेगी, चाहे जिस जात के हो, जिस वर्ग के हो और जिस समाज के हो। जो नौकरियां मिली हैं आप आपके गांव में भी मिली होंगी, अगल बगल के गांव में आप संपर्क करके किसी से पूछ लिए, क्या किसी ने पैसे दे के नौकरी पाई है? हमारी सरकार इसकी जो नीति है वो बहुत स्पष्ट है। और अभी पिछले उसमें, चाहे वो इसमें शिक्षकों की नियुक्ति का मामला रहा, चाहे पुलिस विभाग की नियुक्ति का मामला रहा, चाहे जो भी नौकरियां आई हैं, सब पारदर्शी तरीके से सबको नौकरी मिली है। और आगे भी निकट भविष्य में हमारी सरकार बड़े स्तर पर लोगों को नौकरी देने जा रही है। लेकिन चूँकि नौकरियों की संख्या सीमित है, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती, उसके लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि सबको प्रशिक्षण दे करके छोटे छोटे स्वरोजगार शुरू करने चाहिए। आप जिस अभी गुजरात की मैं अभी चर्चा कर रहा था, गुजरात में सर्वाधिक कोई परिवार ऐसा नहीं पाएंगे जिसके घर छोटा सा कोई स्वरोजगार न हो। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी आबादी को, भारतवर्ष जैसे जनसंख्या वाले देश में सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग धंधे लगते हैं, जो उठते हैं, स्वरोजगार के लिए सरकार सहायता कर रही है, लोगों को सुविधा उत्पन्न करा रही है, प्रशिक्षण दे करके अच्छे उसके प्रति प्रेरित कर रही है। इस माध्यम से ही नौकरियों की भरमार हो सकती है। अंत में आप दर्शकों को और जो युवा हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमने तो युवाओं के लिए सर्वाधिक काम तो हमारी सरकार ने युवाओं के लिए किया है। चाहे नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त करना रहा हो, चाहे 2-3 काम ऐसे हुए कि जो हमारे गांव के बच्चे लेके मार्कशीट अपनी घूमते रहते थे अटेस्ट कराने के लिए।
एक ऐसा काम सबसे पहले मोदी जी ने किया कि हस्ताक्षरित अंकपत्र और सारे प्रमाण पत्र अब सारी नौकरियों में लगने लगे। नहीं तो लोग गजटेड अफसर खोजते थे और एक गजटेड अफसर 3 घंटे बैठा करके तब वो कभी शायद अटेस्ट करता था, नहीं करता था। और युवाओं के लिए, ये देश तो युवाओं का ये देश है, हम सर्वाधिक मतदाता हमारे युवा हैं, और जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनसे विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास की गति ले के जा रही है पूरे विश्व में, आज भारत नंबर 1 के बनने की तरफ अग्रसर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व की रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं, और विकास के का पहिया भी जो जिस तरह से चल रहा है वो नंबर 1 पर है, और निकट भविष्य में हम विश्व में नंबर 1 बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो युवाओं को इस नए भारत के योगदान में अपना योगदान करना चाहिए। यही देखते रहिए आप अयोध्या भारती। मिलते हैं एक नए एपिसोड का। धन्यवाद।